बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ फॉर CSS लेक्चर नंबर 7 के साथ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया है कि आपके पास 3 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं और जिनमें से एक आपके पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स FIA जो कि मैं कवर करवा चुका हूँ, और उसके बाद आपके पास लास्ट में है नैब। तो मैंने सोचा आपको मैं आज ये 2 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कवर करवा देता हूँ आपको। उसके बाद हम थोड़े से ना सीरियस टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। वो है आपके पास जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, उसके बाद कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ द जस्टिस सिस्टम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने प्रोबेशन और पेरोल ऑफिसर्स को देखना है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स को देखना है। तो थोड़े से सीरियस टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि थोड़े से सीरियस टॉपिक है। तो ये हम जल्दी से जो है आज ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं, उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स वो करेंगे और एंड में हम नैब को देख लेंगे। मैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ आपको नैब करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है आजकल जो केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उनका मनी लॉन्ड्रिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और नैब बहुत ज़्यादा एक एक्टिव इस टाइम पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो एक डिटेल लेक्चर मैं आपको नैब के ऊपर दूंगा कि क्या चीज़ें नैब ठीक क्या हो सकती हैं, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नैब के अंदर आ सकते हैं जिनसे बेहतर हो सके। क्यों ये बार बार कहा जाता है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब को ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या ख़त्म करना एक सोल्यूशन है या उसको रिफॉर्म करना एक सोल्यूशन है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम नैब और मनी लॉन्ड्रिंग को और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको एनालाइज कर लेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख दूंगा। तो ANF को जी शुरू करते हैं। आपके पास एंटी नारकोटिक्स फोर्स है जी, जो पाकिस्तान की जो फेडरल एग्जीक्यूटिव ब्यूरो है, ठीक है, जो कि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है, ठीक है। और इसका जो मेन पर्पज है वो सिर्फ 2 काम है आपके पास है। नारकोटिक्स स्मगलिंग को पाकिस्तान के अंदर रोकना है, ठीक है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर रोकना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मजीद बता दूं इसके और क्या मैंडेट्स हैं, ठीक है। देखिए 1997 के अंदर जो है ना, जो एक्ट पास हुआ था जिसकी प्रोमलगेशन के तौर पे ANF आपके पास वजूद में आई थी, उसके अंदर आर्टिकल सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 ऑफ ANF जो एक्ट है उसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि उसके बाद से जब से ये एक्ट हुआ है तो इसको ना जो सर्विंग एक्टिव ड्यूटी जो जनरल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी है वो इसको हेड कर रहे हैं। लेकिन आपके पास इसी एक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन इस DG आपके पास ANF को होल्ड कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो है इसके अंदर एक्टिव जो आपके ड्यूटी जनरल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी है वो इसको हेड करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने शायद देखा भी हो कि जो शहरियार आफरीदी हैं, ये सराना सलाउल्लाह के मामले के ऊपर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो DG आपके पास ANF उनके साथ बैठे हुए थे और वो एक्टिव ड्यूटी जनरल ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है जी। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। उसके बाद देखिए मैंडेट क्या मिला हुआ ANF को, ठीक है ना। अब आपके पास इंटॉक्सिकेंट्स नारकोटिक्स या नारकोटिक्स की स्मगलिंग से रिलेटेड, इन 2 चीजों से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे वो इंक्वायरी में आता है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के आता है, चाहे उन केसेस को प्रोसिक्यूट करना है, इन तमाम ऑफेंसेस का ताल्लुक ANF के जिम्मे डाल दिया। इसीलिए मैंने आपको FIA में जब मैं पढ़ाया तो मैंने नारकोटिक्स को एक्सक्लूड किया था मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, क्योंकि मैंने कहा था ये जिम्मेदारी ANF को दे दी गई है। अच्छा, इसका काम क्या है जी? अगर आपको नारकोटिक्स को कहीं पे भी रेड होती है, कुछ भी मिलता है तो उसको ट्रेस करना, ठीक है। ट्रेस करने के बाद उन एसेट्स को फ्रीज करना, ठीक है। और आपके पास जो पोप की जो कल्टीवेशन होती है पाकिस्तान में, पोप की जो प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, उसको रोकना, उसको तबाह करना, उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना है उसे, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है पाकिस्तान को, वो दूसरे जिनके साथ पाकिस्तान MOU साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है रिलेटेड टू दिस क्राइम, पाकिस्तान उनके साथ शेयर करता है और ये म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद अब हम ये तो नहीं कह सकते ना खाली कि सिर्फ और सिर्फ ये काम हो कर देना है। अभी करना कैसे? इस करने के अंदर एक मैंडेट इनको ये भी दिया गया है कि इनका जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग करनी है ताकि वो नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम को समझ सके, यानी कि नारकोटिक्स के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के जो टेक्निक्स यूज होते हैं उनको उन्हें अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है। फिर देखिए
आपने देखा होगा कि शहरियार अफरीदी जो कि जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, ठीक है, स्टेट इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो जब वो इस्लामाबाद के अंदर अक्सर जो है वो नारकोटिक से रिलेटेड, हीरोइन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड कैंपेन करते आपको नजर आते थे, ठीक है। बेसिकली काम एंटी नारकोटिक्स का है। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर ये जिम्मेदारी है कि वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में, अथॉरिटीज के दरमियान में एक लियाजन बोलते हैं कॉपरेशन को, ठीक है, कॉपरेशन को एक ऐसी हार्मनी पैदा करे कि सेमिनार्स कंडक्ट हो सके, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो सके। आप मुझे बताएं कि अब इस्लामाबाद के अंदर ये कहा जाता है कि इलीट जो स्कूल्स हैं उनके बाहर भी आपके पास ड्रग्स मिल रहे होते हैं इजीली। मुझे तो यहां तक भी किसी ने बताया कि अब तो ऐसे स्कूल के अंदर, स्कूल जो कॉलेज बन के हैं, बीकन हाउस, इस तरह के जो स्कूल हैं, उनके अंदर एक प्लेस प्रोवाइड कर दी गई है। शायद मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा ऐसे क्राइम देखने को मिले हैं कि जो ये हाई सोसाइटी के जो स्कूल्स होते हैं, उन कॉलेजेस जो होते हैं, वहां पे ड्रग्स बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। अब ये काम किसका है? कितने आपने देखे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि गाइड किया जाता है आपको नारकोटिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा, आपको स्कूल लेवल तक एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज जो है वो 10,000 लोग सिगरेट के एडिक्ट हो जाते हैं, सिगरेट पीने का शिकार होते हैं। 10,000 लोग एक दिन के अंदर, कैन यू इमेजिन, ठीक है। और पाकिस्तान में अभी जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया था वो जो ये सिगरेट्स हैं, इंपोर्टेड सिगरेट्स हैं, डन हिल हो गया और दूसरी सिगरेट्स होगी, इन सिगरेट्स के ऊपर इनके ऊपर ड्यूटी ज्यादा कर दी गई थी। लेकिन ड्यूटी ज्यादा लगाना या फिर ओपन सिगरेट्स को फरोख्त करना बंद कर देना, जिसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पाकिस्तान में। आप जाके देख रहे हैं, जान पहचान के किसी के पास भी चले आपको ओपन सिगरेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इनसे कुछ नहीं होने वाला। बेस जो ड्रग्स तक जो लेके जाती है चीज आपको, वो सिगरेट है। आपको पहले सिगरेट को रोकना पड़ेगा, फिर आप ड्रग्स को रोक सकते हैं, क्योंकि एक, जैसे वो कहते हैं ना, एक ख्वाहिश दूसरे ख्वाहिश को पैदा करती है। तो ये आपको बेस स्टेप जो है आपको इसको खत्म करने पड़ेगा, और ये उस टाइम तक नहीं हो सकता जब आप आने वाली यूथ को आप एजुकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जितने भी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टास्क फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उनको देखती है। उसका मोटो क्या है? मोटो जी इनका वही एक बड़ा सारा नारा इनका, ड्रग फ्री सोसाइटी, ड्रग फ्री सोसाइटी इनका मोटो है। विजन इनका क्या है जी? इनका दो काम है जी, कि आपने जो नारकोटिक से रिलेटेड जो वर्नेबिलिटीज हैं उनको आपने उनसे रिलेटेड आपने अवेयरनेस पैदा करनी है, और अवेयरनेस पैदा करने के बाद जो आपके पास इसके एडिक्ट हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है। सबसे ज्यादा जो इसका मुश्किल काम है ना इस एंटी नारकोटिक्स फोर्स के, अगर कोई कहे कि इसके अंदर क्या आता है, कि आपने जो एडिक्ट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। आपने अभी थोड़े टाइम पहले शायद एक मूवी देखी होगी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब के अंदर वो एक केस स्टडी दिखाया जाता है कि अगर कोई इसके एक हद से ज्यादा इसका एडिक्ट हो चुका है, मौत ही उसका मतलब इंतजार कर रही है बस। इसकी रिहेबिलिटेशन इतनी ज्यादा मुश्किल है। आप देखें हॉस्पिटल के बाहर आपको रोड्स के ऊपर छोटे छोटे बच्चे आपको इंजेक्शन लगाते नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। आप इनको मतलब क्या करेंगे? पुलिस उठा के इनको जेल में बंद कर देगी, 2 दिन इनको ड्रग्स नहीं मिलेगी, इनकी डेथ हो जाएगी। तो इनकी रिहेबिलिटेशन जो है ना, ये एक बहुत एक मुश्किल काम है। वो कैसे किया जा सकता है? वो आप इनको रोक के किया जा सकता है। रोक के कैसे? कि अगर एक हद से ज्यादा उनकी एक आदत बन चुकी है, वो एक हद से ज्यादा टाइम से वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपको स्लो उनको उनकी एडिक्शन को किस तरह कम करेंगे? थ्रू मेडिसिन, ठीक है, थ्रू उनकी क्वांटिटी को कम करेंगे। कि मतलब अगर वो 3 दिन में एक दफा इंजेक्शन ले रहा है तो आप उसको 1 हफ्ते में ले जाएंगे, अगर 1 हफ्ते में ले रहा है तो आप 2 हफ्ते में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इस केस में ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये सबसे ज्यादा इसका रिहेबिलिटेशन है, और पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। तो अवेयरनेस जब तक क्रिएट नहीं की जाएगी, ये इस एडिक्शन को आप खत्म नहीं कर सके। और दूसरा, जैसे पाकिस्तान जहां लाया करता है, आपके अफगानिस्तान आपके साथ लगता है, इंडिया आपके साथ लगता है। उड़ता पंजाब में तो ये दिखाया गया कि पाकिस्तान से वहां पे ड्रग्स जा रही है, ये सारा कुछ मामला जो कुछ है पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। और इसलिए उस मूवी के ऊपर काफी टाइम तक बैन भी लगा रहा, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, एक डार्क सब्जेक्ट था, ठीक है। तो इलीगल जो आपके पास उस
इलीगल, उन्होंने तो ये दिखाया था कि इलीगली तौर पे जो है ये पाकिस्तान से इधर आती है, वहाँ से एक लिफाफा फेंक दिया जाता है, वहाँ से खेत में से एक लिफाफा उठा लेता है, वो उसे सप्लाई करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान जिस जगह पे लाया करता है तो वहाँ पे ओपीएम और हीरोइन की जो प्रोडक्शन है वो एक बहुत ही सीरियस मैटर है स्टेट के लिए, और जो कि बढ़ता जा रहा है, जिसको कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पाकिस्तान इसके लिए प्रॉपर मिनिस्ट्री मौजूद है जो काम कर रही है, और हमारे पास इस टाइम जो एक मिनिस्टर है जिसका एक विजन है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। तो देखते हैं कि कितने हद तक ये ठीक कर पाते हैं। आपके पास बलूचिस्तान में आज भी आपके पास ओपीएम की और पॉप की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे खुलेआम आपको ये मिलती है। ठीक है, तो ये अभी इसका मिशन था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मतलब स्टेक होल्डर्स ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन ये कि ये अभी भी पाकिस्तान के लिए एक सीरियस कंसर्न मौजूद है। और जैसे जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्केल और साइज़ के हिसाब से पाकिस्तान को मज़ीद जो है अपने जो ड्रग रिलेटेड जो लॉज हैं उनको मज़ीद स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और आप इसको कर सकते हैं निचले लेवल के ऊपर, आप नीचे से इसको ख़त्म करते करते आप इसको ऊपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, और आपके पास जो आपके पास मैंडेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो अंडर मिनिस्ट्री आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ठीक है, जिसका प्रॉपर मिनिस्टर आपके पास मौजूद है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी आपको इतना ज़्यादा इसकी वर्किंग नज़र नहीं आती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब जहाँ पे जो इलिसिट आपके पास नारकोटिक्स की ड्रग्स हो रही है, जो कुछ भी मामला है डिमांड सप्लाई इसका चल रहा है रिडक्शन का, वो थ्रू द लॉन्ग पोरस बॉर्डर ऑफ द अफगानिस्तान है, जिसके बार बार पाकिस्तान ये कहता रहा है कि आप फेंसिंग करें अफगानिस्तान बॉर्डर की। ठीक है, फेंसिंग करें। वो इसीलिए था कि एक तो जो मतलब दहशतगर्द वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, पोरस बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। ठीक है, तो फेंसिंग उसका वाहिद हल है। तो जब ये फेंसिंग वगैरह मुकम्मल हो जाएगी, जिसको प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान आर्मी में, बहुत मुश्किल जगह है जहाँ पे उसकी फेंसिंग करना, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कर रही है फेंसिंग। मामला तय पा चुके हैं, काफ़ी हद तक फेंसिंग हो चुकी है। जैसे फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो आपके पास ये जो स्मगलिंग होती है ये इस पर कंट्रोल हो सकेगा। उसके बाद फंक्शंस क्या है जी? फंक्शंस मैंने आपको इसका बता दिया है कि एट द एंड जो इनका एंड गोल है ना, वो आपके पास ये कि ड्रग्स और नारकोटिक्स कंट्रोल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि मतलब इंश्योर करते हैं, इस चीज़ को इंश्योर की जाती है कि ऐसे लॉ जो है वो बनाए जाएं जो कि इस प्रोसीडिंग्स को कन्वर्ट कर सकें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन से इसको रोक सकें, मिटिगेट कर सकें। ठीक है, आपके पास इसके अंदर स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फ्रीज किया जाता है, लिटिगेशन होती है, लीगल डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स अक्वायर्ड विद ड्रग मनी। ठीक है, ये इसके 3 स्टेप होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फ्रीज करते हैं, लिटिगेट करते हैं, उसके बाद लीगल डिस्पोजल ऑफ एसेट्स होता है, मतलब जो कुछ आपको मिला उसको डिस्पोज कैसे करना है ना आपने। ठीक है, अब उसके बाद इनके फंक्शन में ये आता है कि ये रीजनल डायरेक्टरेट जो इसके बने होते हैं, आपके एएनएफ के हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके अंदर जो रीजनल डायरेक्टोरेट्स हैं, उनका ये काम है कि वो एक कैंपेन लॉन्च करें। ठीक है ना, किसकी? इसकी एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉपी कल्टीवेशन। ठीक है, तो आपके पास इसकी ट्रेनिंग ऑफ ऑन एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी स्टूडेंट्स इन एंटी नारकोटिक्स फोर्स अकेडमी, आपके पास जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे आप इनकी हेल्प के लिए इनकी अकेडमी जो मौजूद है, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, जब ये हायर किए जाते हैं तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो सके। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है, हेल्प होती है, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपके क्या नाम है, एक्टिंग एज लीडिंग ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हेड्स द इंटर एजेंसी टास्क फोर्स दैट कंप्राइजेस ऑल रेलेवेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, तो सिंपल सी बातें थी, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। सजेशन, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके पास एग्जाम में, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो इनकी वर्किंग कैसे है। देखें, पिछले कुछ टाइम पहले ही राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए हैं। एएनएफ के मुताबिक उनके पास 15 से 20 किलो के करीब हीरोइन बरामद हुई है। तो ये आपको क्या नाम है, बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट हो गया डिपार्टमेंट, वरना किसी को पता ही नहीं था कि एएनएफ भी कोई डिपार्टमेंट है, बस ये काम करते रहते हैं अपना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग काम है वो ये है कि आने वाली जो यूथ है, जो अब यूथ आ रही है, जिसके पास आज़ादी है, जो कि मोर लिबरल है,
जो कि लेस कंजर्वेटिव है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट इस तरह मिल जाती है कि पाबंदियां नहीं है, तो उस यूथ को गाइड कैसे करना है? उस यूथ को आप गाइड कर सकते हैं सेमिनार्स। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके सेमिनार्स अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। करने से आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आपको इन तमाम एरियाज को कवर करना पड़ेगा, एक कैंपेन चलानी पड़ेगी। मजीद जो है ड्रग रिलेटेड लॉज को आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आपको बेस जहां से स्टार्ट होता है आपको सिगरेट, उसके ऊपर आपको लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी। ठीक है, ये आप इसको किस तरीके से ट्रेस आउट करेंगे कि 18 साल से पहले का बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता? इसकी परचेजिंग को आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे मॉरल जो शॉपकीपर, जो बिजनेसमैन है, उनकी मॉरल वैल्यूज तो कुछ है नहीं। वो एक को नहीं देंगे, दो को नहीं देंगे। वो ओपन सिगरेट्स आपको, हालांकि बैन है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ओपन सिगरेट्स आपको हर जगह मिलती हैं। आप इनकी प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे तो एक तरह से यही हो सकेगा कि कोई अगर क्या नाम है डन हिल पी रहा तो गोल्ड पे आ जाएगा, गोल्ड पी रहा तो कैप्सूल पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मजीद स्ट्रिक्ट करना है। और जो इसके अंदर एडिक्ट है, जो एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है एएनएफ के लिए। और रिहेबिलिटेशन ही असल में, आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया, अब आप देख रहे होंगे कि रोड्स के ऊपर आप चलें तो ये छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं। ठीक है, पुलिस उनके सामने से जा रही हो, पुलिस उनको कुछ कह नहीं रही होती। पुलिस क्या कहेगी? पुलिस उठा के उन्हें लेके जाएगी, 2 दिन उन्हें जेलें बंद करेगी, तीसरे दिन अपना सर मारना शुरू हो जाएंगे कि भाई हमें ड्रग्स दो। पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर सकती। प्रॉब्लम रिहेबिलिटेशन है। कौन उठा के इनको रिहेबिलिटेट करेगा और फिर इनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना? ठीक है, ये भी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के अंदर आता है कि 18 साल से पहले का बच्चा जो है वो इतना डिलिक्वेंट कैसे हो गया कि वो ड्रग्स ले रहा है। ठीक है, तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में आपको इसको मजीद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एएनएफ और एफआईए, ये दो आपके पास टॉपिक ऐसे हैं जिनका जस्ट आपने ओवरव्यू लेना है। आपने इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास एक पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो मैंने आपको इनका हल्का सा ओवरव्यू दे दिया। जितना भी मैंने डाटा लिया है मैंने सारा ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, कुछ भी मैंने इधर उधर से नहीं उठाया किसी और जगह से। तो ये सारा ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा इस पे मौजूद है जो मैंने स्लाइड बनाई है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ क्राइम पे रिलेटेड होगा, कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम के ऊपर होगा। किस तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ क्राइम हैं, वो कौन कौन से क्राइम ऐसे हैं जो कि ज्यादा एक्सचेकर को लॉस कर रहे हैं और उनके क्या मिटिगेशन स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे और टाइप्स ऑफ क्राइम में। उसके बाद मैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के ऊपर चला जाऊंगा और उसको मुझे 2-3 लेक्चर लगेंगे मे भी शायद, क्योंकि पहले मैं आपको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पढ़ाऊंगा, कॉजेज पढ़ाऊंगा, फिर भाई उसके स्टेप्स क्या हैं उनको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। फिर दोनों की लेजिस्लेशन में क्या फर्क है, कितनी लेजिस्लेशन और होनी चाहिए, क्यों बुरा हाल है पाकिस्तान में जुवेनाइल कोर्ट्स का, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का। आपको सारा कुछ डिटेल के अंदर 2 लेक्चर लगेंगे मुझे बताने में। उसके बाद पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर का हमारा एक टॉपिक है, वो हमने देखना है। दोनों का जुवेनाइल और क्रिमिनल में क्या रोल होता है वो हमने देखना है। उसके बाद मैं मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन पे जाऊंगा और साथ आपको नैब का क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगा। और लास्ट में मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कवर कराऊंगा। देखिए, जब तक आपके पास तमाम एक फ्रेमवर्क आपके पास होगा, तब आपने कोर्स पढ़ा होगा, उसके बाद आपने थेरीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा अच्छा ये थेरी मैंने इधर अप्लाई करनी है, ये मैंने इधर अप्लाई करनी है। ठीक है, थेरी एक हमारा एक थोड़ा सा टफ कह लें, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ थेरीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमें बड़ी डिटेल के अंदर देखना है। मैं 1-1, 2-2 करके आपको करवाऊंगा, रिलैक्स होकर, आपको परेशानी नहीं लेनी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।